बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुझे इंसाफ चाहिए और मैं हूं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में फरजाना कत्ल केस पर बात करेंगे, जिसके हवाले से अब तक तो यकीनी तौर पर आपको जानकारी हो चुकी होगी, क्योंकि जब से फरजाना को हाई कोर्ट के गेट के बाहर उसके घर वालों ने उसके सर पर ईंटें मार मार कर कत्ल किया है, तब से इस वाक़े के हवाले से ना सिर्फ पूरे मुल्क में बात हो रही है बल्कि मुल्क से बाहर भी बात हो रही है। ना सिर्फ पूरे मीडिया में बात हो रही है बल्कि इक़्तिदार के ऐवानों में भी बात हो रही है कि यकीनी तौर पर यह वाक़या बहुत ही अफसोसनाक है। अफसोसनाक इसलिए नहीं कि पाकिस्तान में एक बार फिर एक औरत को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया है। अफसोसनाक इसलिए भी नहीं कि पाकिस्तान में एक बार फिर एक औरत को पसंद की शादी करने पर कत्ल किया गया है, बल्कि अफसोसनाक इसलिए कि जिस जगह पर यह वाकया हुआ है, उस जगह पर इस वाकये के होने से उस जगह की सिक्योरिटी का भांडा फूट गया है। आप देखिए कि मेरे बिल्कुल पीछे ये हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, हाई कोर्ट का गेट है, और यहाँ पर हाई कोर्ट के जजेस बैठकर लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला करते हैं, उनकी जायदाद का फैसला करते हैं। बिल्कुल यहाँ पर इसके सामने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग है और उसके बिल्कुल साथ पंजाब जुडिशल एकेडमी है और एडवोकेट जनरल ऑफिस पंजाब है। और इन तमाम इदारों के, और एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ से थोड़े ही फासले पर पंजाब असेंबली है, जहाँ पर MPA साहिबान बैठकर लेजिस्लेशन करते हैं। और इन तमाम इदारों की हिफाजत के लिए हुकूमत की जानिब से इनकी अपनी अपनी सिक्योरिटी इन जगहों पर मामूर है, और उस सिक्योरिटी की मौजूदगी के बावजूद, पंजाब पुलिस के एहलकारों की मौजूदगी के बावजूद, एलीट फोर्स के जवानों की मौजूदगी के बावजूद यहाँ पर उस दिन सुबह 7 साढ़े 7 बजे फरजाना जो कि तारीख भुगतने आई थी, उसको पहले गोली मारी गई। जब गोली से वो बच गई तो फिर उसके घर वालों ने मुबैना तौर पर बकौल अखबारात के उसके सर पर ईंटें मार मार कर उसको कत्ल कर दिया। इस वाक़ये के अगले दिन पाकिस्तान के बेशतर अखबारात की सबसे बड़ी सुर्खी ये थी कि इंसाफ मांगने वाली हाई कोर्ट के गेट पर संगसार। तमाम न्यूज़ चैनल्स ने भी यही रिपोर्ट किया, क्योंकि फरजाना ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ अपनी पसंद से इकबाल नामी शख्स से शादी कर ली थी। लिहाजा उसके भाइयों और दीगर रिश्तेदारों ने मिलकर, जिनकी तादाद 20 से 30 के करीब थी, फरजाना को ईंटें मार मार कर कत्ल कर दी। नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि फरजाना का कत्ल तो हुआ है और बिलाशुबा कानून की खिलाफ वर्जी में हुआ है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तानी और बैनुल-अक़वामी मीडिया में इस वाक़ये को रिपोर्ट किया जा रहा है कि फरजाना का वाहिद कसूर सिर्फ और सिर्फ पसंद की शादी करना था, और ये कि पाकिस्तान आज भी ऐसा दकियानूसी मुआशरा है कि जहाँ सिर्फ इतनी सी बात पर ख़वातीन को कत्ल कर दिया जाता है। हम आपको प्रोग्राम के आगाज़ में ही बताते चलें कि इस वाक़ये के हवाले से मीडिया और NGOs की ये बातें सरासर गलत है, और इस बात की सपोर्ट में आज हम आपके सामने एक्सक्लूसिवली वो इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगे जो आज से पहले मंजर आम पर नहीं आई। बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम आपको ये बता रहे हैं कि फरजाना का अपनी पसंद से इकबाल के साथ निकाह करना नाजायज और कानूनी तौर पर जुर्म था, जिसकी कानून के मुताबिक सजा की वो मुस्तहिक थी। लेकिन इससे पहले कि हम इस बात की तफसील में जाएं, सबसे पहले बात उस दिन होने वाले सिक्योरिटी फेलियर। अच्छा, जिस दिन फरजाना कत्ल केस हुआ है उस दिन आपकी ड्यूटी थी? आप उस दिन ड्यूटी थी? हाँ सर, यहाँ पर मस्जिद गेट पे ड्यूटी होती है। हम कत्ल वहाँ हुआ, कत्ल थोड़े से फासले पर हुआ है, यहाँ से चंद कदम पर। आपको नजर नहीं आई? जब गोली चली है तो उसकी आवाज भी नहीं आई? नहीं सर, बात तो सुन लो ना भाई। हाँ ठीक है, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि जब वो वाकया हुआ आपने देखा है? नहीं सर, ट्रैफिक जाम के बाद नहीं देखा। वाकया नहीं देखा? उधर पे होते हैं, कत्ल यहाँ हुआ था। मैंने यहाँ से मतलब कि ये कोई 15-20 गज के फासले पर कत्ल हुआ है, तो आपने वाकया नहीं देखा? ठीक है, वो लोग 20, 25, 30 लोग आए। मेहरबानी करेंगे। आपको नहीं पता? नाज़रीन, इनकी बात आप सुन रहे हैं और ये बात करने से अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं कि बात ना करनी पड़े, और वो कह रहे हैं कि हमारे सामने वाकया नहीं हुआ, यहाँ से थोड़े से फासले पर हुआ है। लेकिन इतना इस शख्स ने ज़रूर माना है कि उस दिन भी ड्यूटी पर ये मौजूद था। यहाँ पर इसकी
ड्यूटी लगी हुई थी उस दिन। द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यहाँ से 15-20 गज के फासले पर जाए वकूआ है, और जिस दिन ये वाक़या हुआ है एनी शाहिदीन के मुताबिक और अखबारात के मुताबिक उस दिन पहले फरजाना पर गोली चली है। जब गोली से वो बच गई है तो फिर उसके घर वालों ने उस पर ईंटों से हमला कर दिया है, और कहा यह जा रहा है कि तकरीबन उनकी तादाद, हमलावरों की तादाद कोई 20-25 या 30 के करीब थी, यानी कि ठीक ठाक तादाद में आए थे। उसके भाई, उसके कज़न्स, दीगर घर वाले, रिश्तेदार, और उन्होंने आकर फरजाना पर हमला किया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब गोली चली थी और उसकी आवाज़ यहाँ पर आई है, और यहाँ पर देखिए इसी तरह उस दिन भी हाई कोर्ट की सिक्योरिटी मौजूद थी, और जैसे कि मैंने पहले कहा कि दीगर इदारों की भी सिक्योरिटी अपनी जगह पर मौजूद थी। देखिए कि ये एजी ऑफिस की अपनी सिक्योरिटी है, पुलिस एहलकार, सिक्योरिटी गार्ड्स यहाँ पर भी खड़े हैं और वो भी असलहे से लेस हैं। इसी तरह स्टेट बैंक की अपनी सिक्योरिटी है, हाई कोर्ट की सिक्योरिटी मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो जब गोली चली थी, इन सब के यहाँ पर मौजूदगी के बावजूद फौरी तौर पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? हमलावर जो थे उनको रोकने की, या फिर इस वकूए के बाद उन्हें पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की गई? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जब से ये वाकया हुआ है, खास तौर पे इस जगह पे, जो कि इतनी हाई प्रोफाइल जगह है, इतनी सेंसिटिव जगह है, इतनी हसास जगह है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक एतबार से इसको हाई अलर्ट एरिया भी आप कह सकते हैं, इसको रेड जोन भी कह सकते हैं एक तरह से, क्योंकि पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे का दारुल खिलाफा है, और उस दारुल खिलाफा में, लाहौर में, ऐसी जगह पर इस वाक़े का होना, इस तरह से होना, दिन दहाड़े होना, सिक्योरिटी एहलकारों की मौजूदगी के बावजूद होना, पंजाब पुलिस के एहलकारों की मौजूदगी के बावजूद होना, एलीट फोर्स के जवानों की मौजूदगी के बावजूद होना, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा करता है हमारी हुकूमत, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज की अहलियत पर, उनकी काबिलियत पर, उनकी परफॉर्मेंस पर और उनकी कारकर्दगी पर। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं नाज़रीन, ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये एडवोकेट जनरल ऑफिस पंजाब है और पंजाब जुडिशल एकेडमी है, और यहाँ पर भी बड़ी टाइट सिक्योरिटी है। आइए इनसे पूछते हैं कि क्या इन्होंने उस दिन वो वाक़या देखा था। मुझे ये बताइएगा कि वो जिस दिन वो वाक़या हुआ है बीबी का, फरजाना जिसे कत्ल किया गया है, वो वाक़या आपने देखा था? नहीं, हम यहाँ पे ड्यूटी पे हैं। अच्छा, लेकिन वो दूर था हमारे से। हाँ, बस कितना दूर था? ये सामने तो वो जगह वो, लेकिन हमारी ड्यूटी उस वक्त गाड़ियाँ आ रही, थोड़ा इसके करीब होके बोल रहे हैं। गाड़ियाँ आ रही थी, हम उनकी चेकिंग में लगे हुए हैं। अच्छा, तो हम वहाँ नहीं जा सकते। जब गोली चली है उसके ऊपर, बीबी के ऊपर, तो गोली की आवाज़ आई थी आप लोगों को? गोली की तो उधर से आवाज़ें शायद हमने तो नहीं सुनी, हम तो अपनी गाड़ियों में चेकिंग में लगे हुए थे। नहीं, अभी आप कहने लगे थे कि गोली की उधर से आवाज़ें आई। आई होंगी, लेकिन हम अपनी चेकिंग में आई लगे थी या हुए थे। नहीं आई? नहीं, मुझे नहीं पता है, मैं तो अपनी चेकिंग में लगा हुआ। आपको नहीं, आपने नहीं सुनी? मैंने नहीं सुनी। उस टाइम पे आप मौजूद थे यहाँ पे? हाँ, हम तो अपनी गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे। गाड़ियों की चेकिंग कर रहे थे, आप मौजूद थे, और आपने गोली की आवाज़ नहीं सुनी? नहीं, मैंने नहीं सुनी। जब उसको ईंटें मारी हैं और वहाँ पर नहीं, शराबा हुआ है, वो भी नहीं आपने देखा? हम नहीं देख सकते, क्योंकि हम इधर अपनी चेकिंग पे लगे हुए हैं। देख नहीं सकते आप? नहीं, हम उधर नहीं ना जा सकते। नाज़रीन, आप इनकी बात भी सुन रहे हैं, इनका अपना एक मौक़िफ़ है, ठीक है, मैं किसी हद तक उसे ओन भी करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% इन लोगों की ज़िम्मेदारी है या इन लोगों की ड्यूटी थी उस वाक़े को रोकना, लेकिन किसी न किसी हद तक एज अ पब्लिक सर्वेंट, एज अ पुलिस ऑफिसर या एज अ पुलिस कांस्टेबल आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जनरली भी अगर आप क्राइम को होते हुए देख रहे हैं, जुर्म को होते हुए देख रहे हैं, नाइंसाफ़ी, ज़्यादती होते हुए देख रहे हैं या कत्ल होते हुए देख रहे हैं, तो आपको अपनी कैपेसिटी में जो भी आप कर सकते हैं आपको करना चाहिए, आपको एक्शन लेना चाहिए। लेकिन इन लोगों का मौक़िफ़ आपने सुना है कि ये कहते हैं कि हमारी तो अपनी ड्यूटी थी, यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी की ड्यूटी लगी और हम गाड़ियों को चेक कर रहे थे और चेकिंग करके हम गाड़ियों को अंदर भेज रहे थे। वहाँ पर गोलियों की आवाज़ आई वहाँ से, या फिर वहाँ पर जो भी वक़ूआ हुआ, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, एक बात नाजरीन मैं आपको बताऊं कि ये जो पुलिस एहलकार कह रहे हैं ना जी कि हमारे से काफ़ी फासले पर ये वाक़या हुआ, कितना का फासला है मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ से कितने कदम का फासला है। बल्कि मैं चाहूँगा कि यहीं से पहले आप देखें, अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा, आप देख सकते हैं कि सामने कुछ बोर्ड्स लगे हुए हैं वकला हजरात के, वो सैफ सेंटर है, ठीक है, उस जगह पर ये वाक़या, और ये हार्डली यहाँ से मेरे ख्याल में कोई 20 गज़ होगी, 15 गज़ होगी, 20 नहीं तो 25 गज़ होगी, इससे ज़्यादा का ये फासला नहीं। यानी कि it does not even take 2 minutes for somebody to run from this point
टू दैट पॉइंट। यहाँ से अगर किसी को पता चला है तो 2 मिनट भी नहीं लगते, हार्डली मेरे ख्याल में 30-40 सेकंड लगेंगे आपको वहाँ तक पहुँचने में। बार बार पुलिस वालों के कहते हुए सुना कि हमारे सामने तो वाकया हुआ नहीं, हमारे से काफ़ी फासले पर ये वाकया हुआ है। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, मैं बगैर किसी कट के आपको वहाँ पर लेकर चलूँगा, इतने रश में आप मेरे साथ चलिए एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। फरजाना का इकबाल से निकाह करना एक जुर्म था और ये बात साबित करने के लिए हम आपको एक्सक्लूसिवली पहली मर्तबा फरजाना की मजर के साथ पहली शादी के ये वीडियो क्लिप्स दिखा रहे हैं जो आज से पहले कभी मंजर आम पर नहीं आए। अच्छा नाजरीन, जैसा कि आपने बार बार पुलिस वालों के कहते हुए सुना कि हमारे सामने तो वाकया हुआ नहीं, हमारे से काफ़ी फासले पर यह वाकया हुआ है और हमें नहीं पता लगा अगर गोली चली है या ईंटें मारी हैं। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि पुलिस वालों से कितने फासले पर यह वाकया हुआ है और हाई कोर्ट के गेट और ये एडवोकेट जनरल ऑफिस पंजाब से कितने फासले पर यह वाकया हुआ है, मैं बगैर किसी कट के आपको वहाँ पर लेकर चलूँगा, इतने रश में आप मेरे साथ चलिए एंड द टाइम स्टार्ट्स नाउ। और आप देखिए कि मेरा कैमरामैन मेरे साथ है और मैं इतने रश में से गुजरता हुआ जा रहा हूँ। अब आप देखिए, इतने रश में से गुजरता हुआ जा रहा हूँ और मैं भाग नहीं रहा और मैं आराम से चल रहा हूँ और मैं आपको जाए वकुआ तक लेकर जाऊँगा। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि उस दिन भी अगर पुलिस वाले जो हैं वो भागते जाए वकुआ तक पहुँचने की कोशिश करते तो उन्हें कितना टाइम लगना था। एंड नाजरीन, देयर आई एम, ये जाए वकुआ है। अब आप देखिए, इसमें कोई कट नहीं है किसी किस्म का। ये देखिए, ये जो पेटी पड़ी हुई है, इसके ऊपर ईंट पड़ी हुई है, इस पेटी के नीचे खून आलूद मिट्टी है, ब्लड स्टेन्ड सॉइल इसके नीचे है। ये एग्जैक्टली वो स्पॉट है जहाँ पर फरजाना गिर गई थी, जहाँ पर उसकी लाश पड़ी हुई थी। एनी शाहिदीन का कहना है कि यहाँ पर उसकी लाश पड़ी थी और हमने उसे यहाँ पर गिरे हुए देखा और यहाँ पर उसको मारने के बाद वो लोग भाग के चले गए। अब आप खुद ही अंदाज़ा कीजिए कि कितना टाइम लगा है मुझे वहाँ से हाई कोर्ट की गेट से यहाँ तक पहुँचने में, जबकि मैं कैमरामैन के साथ माइक के साथ आपसे बात करता हुआ आया हूँ। हार्डली 30 सेकेंड्स में भी 35 सेकेंड्स। और उस दिन पुलिस वाले अगर चाहते तो क्या वो नहीं आ सकते थे? क्या वो यहाँ पर नहीं पहुँच सकते थे? दैट इज द क्वेश्चन। ये बताएं कि आपने वाकया होते हुए देखा है अपने? हाँ जी, जिस वक्त वो अंदर से निकले हैं ना, जी जी, उस वक्त से लेकर आखिरी टाइम तक मैंने। कहाँ से निकले हैं वो लोग? वो 13 फैन रोड से। यहाँ से ये जहाँ पे वकला के दफ्तर हाँ है, 13 फेन रोड। हाँ जी, 13 फैन। यहाँ से कौन निकला? फरजाना? फरजाना निकली, उसके साथ आदमी थे। उसका शौहर था? नहीं, मैं ये नहीं पता कि कौन कौन से उसके साथ आदमी काफी थे। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। जब वो इधर जिधर रक्षा खड़ा है, इधर आए हैं ना, हाँ हाँ। तो इधर से आगे से आदमी काफी उनको पड़ गई। ठीक है, उनकी किस साइड से? वो इस साइड से आए हैं? इस साइड से आए। ठीक है, मैं ज़रा अपने नाजरीन को दिखा दूं। नाजरीन वो देखिए, वो 13 फेन रोड है और उसके अंदर वो गेट के बाहर भी लिखा हुआ है 13 फेन रोड और अंदर वकला के दफातर हैं। और चाचा अब्दुल मजीद का ये कहना है कि वहाँ से फरजाना आई है कुछ लोगों के साथ, यकीनी तौर पर अपने वकील के दफ्तर से आई होगी। और इस साइड से कुछ और लोग आए हैं, एक हजूम था लोगों का, वो आया इस साइड से। इस साइड से चाचा? हाँ जी, इस साइड ठीक से। है, फिर क्या हुआ? वो उनकी लड़ाई शुरू हो गई। ठीक है, 2-3 आदमी थे, उन्होंने और औरत को पकड़ लिया। अच्छा, पकड़ लिया। वो काफ़ी देर 10 मिनट लगे हैं। वो इधर कोई छुड़ा रहा है, उनको आपस में वो लड़ रहे थे, किसी ने नहीं छुड़ाया उनको। जब वो थोड़ी देर गुजरी है तो वो साइड पर ले आए इस जगह। यानी कि यहाँ पर लाने से पहले जहाँ पर उसे कत्ल किया, हाँ जी, तकरीबन कोई 10-15 मिनट, आप 5-7 मिनट, 10 मिनट गुजरी। 5-7-10 मिनट हाँ जी, कॉल आपके। हाँ जी, आपस में वो झगड़ते रहे, हाँ झगड़ते, तल्ख कलामी होती हाँ रही, जी, ऊंची आवाज में बोलते रहे। हाँ जी, एक दूसरे से मुहता भी हो गए हैं, एक दूसरे को मारते लड़े भी हैं? हाँ, लड़े भी हैं। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? वो इधर ले आए हैं, इधर आके उन्होंने वो औरत गेट पर ही है, उनके साथ ही इधर कराई है। बाद में उन्होंने ईंट मारी है, वो मर गई है। अच्छा, हाँ जी, गोली भी चली है? गोली चली थी उधर, इस तरफ नहीं चली। अच्छा, हाँ जी, वो किसी को नहीं लगी। किसी को भी नहीं लगी? नहीं गोली। हाँ जी, अच्छा, गोली किसी को नहीं लगी, यहाँ पर लाकर ईंट मारी हाँ और जी, उसके बाद वो मर गए। मर गई। हाँ जी, इस सारे अरसे में हाँ जी,
क्या ये जो पुलिस वाले इधर खड़े हैं इनको नहीं पता चला इस वाक़े का? वो सुबह 7:15 7:30 बजे का टाइम था। कुछ आदमी ड्यूटी पर आए थे, कुछ नहीं आए थे, क्योंकि इतना रश नहीं था पुलिस का। ठीक है, मैंने पुलिस वाले को किसी को नहीं देखा। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि फरजाना के साथ कोई पुलिस वाले मौजूद थे? नहीं, कोई नहीं। क्योंकि हमने अखबारात में ये भी पढ़ा है कि उसके साथ ऑलरेडी सिक्योरिटी नहीं, कोई पुलिस वाला नहीं था। कोई पुलिस वाला नहीं था। ठीक है, जितने पुलिस वाले यहाँ पर मौजूद थे उनमें से कोई भी नहीं आया यहाँ पे? नहीं, पुलिस वाले उधर गेटों पर थे, इधर तो है ही नहीं था कोई पुलिस वाला। लेकिन उन्हें पता तो चला होगा ना? हाँ, पता तो चला, जब लड़ाई हो रही थी पता चला। हाँ। लेकिन कोई यहाँ पे नहीं आया? नहीं आया। जब गोली चली तो गोली की आवाज भी गोली एक ही सिर्फ गोली चली है, वो उस जगह आवाज तो आई थी ना? आवाज तो सारी दुनिया को आई है। सारी दुनिया को आई है, हाँ। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे कोई नहीं आया? कोई नहीं आया, किसी ने नहीं खिलाया। उसके बाद जब ईंट मारी तो ईंट मारने वाले कितनी देर बाद चले गए यहाँ से? वो तकरीबन 4-5 मिनट बाद चले गए। आपको क्या पता चला यहाँ पर एक ऑब्जर्वर के कि किसने मार दिया फरजाना को? जो उनके भाई थे उन्होंने मारा। भाइयों ने मारा? ठीक है, क्योंकि अभी हमें ये भी पता चल रहा है कि उसकी बहन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कहा है कि फरजाना के शौहर ने उसको मारा, लेकिन मौके पे आपको क्या पता चला? उनके भाई मारे, भाइयों ने मारा और वो मार कर चले गए। ठीक है, वो खुद कह रहा था, उसको हम कह रहे थे इसको छोड़ दे। आप थे मौके पर? हाँ, इधर ही थे, आप भी यहाँ पर थे? आप क्या करते हैं? आप मुंशी हूँ वकील का। मुंशी हैं? अच्छा, तो कहेगा छोड़ दे इसको, आप क्या कर रहे हैं? आदमी 2-3 आगे हुए हैं, उसने कहा हमारे घर का मसला है, हमारी मशीरा है, आप पीछे हट गए। एक उन्होंने वाई फायर किया, जब फायर करने के बाद कोई आदमी आगे नहीं आया। हाँ, बस ये इतना उनके पास असला था, एक मोजर था उनके पास हुआ था। बाकी इधर काफ़ी लोग थे, पुलिस वाले थे, सब थे, किसी ने जरूरत नहीं की उसको। नहीं, पुलिस वाले भी थे, सब थे इधर। कोर्ट है, इसमें सारे इधर ही हैं, किधर फिर रहे हैं, अभी भी फिर रहे हैं। ये देखें, मुलाजिम खड़े हुए हैं, किसी ने जरूरत ही नहीं की उसको छुड़ा दें या हम उसको बका दें कि ये तुम क्या कर रहे हो, किसी ने जरूरत नहीं की। इससे उनके आगे 4 वो आदमी थे, वो अपने वकील के साथ अदालत में जा रही थी, वो बयान देने के लिए जा रही थी। आपने अखबार में ही पढ़ा होगा, वो अदालत में जा रही थी अपने वकील के साथ, जिसके साथ वो आशिकाना के साथ आई थी, उसके हक में बयान देने के लिए जा रही थी। वाह, बस वो उन्होंने इधर उस पर हमला कर दिया। तो जब ये वाकया हुआ उन्होंने उसके सर पर एक ही ईंट मारी या ज्यादा मारी? नहीं, ईंटें उसने एक ईंट के साथ 2-3 दफा मारी उसके साथ। एक ईंट 2-3 दफा मारी? और आप एक ही आदमी ने मारी है। एक ही आदमी ने मारी? बाकी तो दूसरे आदमी उसके साथ जो थे ना, वो दूसरे आदमी के साथ लड़ रहे थे। उसके साथ दीगर और कितने लोग थे? 25-30 थे, काफी लोग थे। जो जिसके औरत के साथ 4 आदमी। अच्छा, जिस तरह से ये वाकया हुआ है, वो 20-25-30 लोग यहाँ पर उन्होंने ईंट मारी, उसे खत्म कर दिया, आपको लगता है कि प्री प्लान्ड था? आपने जैसे मुझे बताया कि एक ही बंदा था और उसी एक बंदे ने 2-3 दफा एक ही ईंट उसके सर पे मारी और उसकी मौत वाकया हो गई, तो बाकी उसके साथ वैसे मॉरल सपोर्ट के लिए आया था। आपको लगता है कि प्री प्लान्ड था? सारे मुलव्वस हैं इसके अंदर? नहीं, सारे मुलव्वस नहीं। सारे तो नहीं? सारे नहीं मुलव्वस। उसको ये पता ही नहीं था कि मेरे जो हमला होगा। अगर हमले का उनको शक होता या कोई डाउट होता तो वो अपना इंतजाम करके आते, जैसे चोर रास्ते से जाते, असल सड़क में लेके ना जा रहे उसको। उन्होंने कुछ अचानक प्रोग्राम बना, उनका अचानक दिमाग खराब हुआ है, अचानक लड़ाई हुई है, पता नहीं इससे हम आगे हमें पता नहीं। नाज़रीन, ये जो इन्होंने बातें बताई हैं ये बड़ी अहम बातें हैं। बकौल इस एनी शाहिद के, एक आदमी ने सिर्फ एक ईंट से 2-3 बार वार किया उसके सर पर और वो उसको लगी और उसकी मौत वाक़या होगी। इससे अब साबित ये होता है कि जो 20-25 लोग थे उन सब ने मिलकर नहीं मारा, जिस तरह से मीडिया में या अदालत में रिपोर्ट किया जा रहा है कि उसको संसार कर दिया, बाकायदा तौर पर 20-25 लोगों ने आकर उसके सर पर ईंटें मारी, पत्थर मारे और उसको मार दिया। ऐसी बात नहीं है। ये भी ऐन मुमकिन है कि स्पर ऑफ द मोमेंट प्रोवोक होके वाकया हुआ हो, और जिस तरह से इन लोगों ने हमें बताया उससे लगता है कि ये प्री प्लान्ड वाकया वाकई में नहीं था। नाजरीन, अब आते हैं उस बात की तरफ जो हमने आपसे प्रोग्राम के शुरू में कही थी कि मीडिया और एनजीओज का ये कहना कि फरजाना को उसके घर वालों ने सिर्फ इसलिए मारा कि उसने इकबाल से पसंद की शादी की थी, सरासर गलत। इसलिए कि बकौल फरजाना के घर वालों के फरजाना का इकबाल से निकाह करना बजाते खुद आइन, कानून और शरीयत की खिलाफ वर्जी थी। फरजाना का इकबाल से निकाह करना एक जुर्म था, और ये बात साबित करने के लिए हम आपको एक्सक्लूसिवली पहली मर्तबा
फरजाना की मजर के साथ पहली शादी के ये वीडियो क्लिप्स दिखा रहे हैं जो आज से पहले कभी मंजर आम पर नहीं आए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि फरजाना दुल्हन बनी हुई है और जिस शख्स से इसकी शादी हुई है वो मजहर है। नाजरीन, हकीकत ये है कि मई 2012 में फरजाना की शादी पहले से मजहर नामी इस शख्स से हो चुकी थी और बकौल फरजाना के घर वालों के तब से लेकर अब तक फरजाना कानूनी और शरई तौर पर मजहर ही की बीवी थी और मजहर से तलाक लिए बगैर उसने इकबाल के वरगलाने पर इकबाल से भी निकाह कर लिया। लिहाजा फरजाना का एक निकाह पे ये दूसरा निकाह करना कानूनी और शरई एतबार से एक जुर्म था और फरजाना के घर वालों को इस बात का ना सिर्फ गुस्सा था बल्कि फरजाना के पहले शौहर मजहर ने निकाह पे निकाह करने के हवाले से ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 494 और 496 के तहत फरजाना और इकबाल के खिलाफ एक FIR भी दर्ज कराई हुई थी। यही वो FIR थी जिसमें फरजाना वकूए वाले दिन अपना बयान देने आई थी। ये गलत है कि इकबाल के खिलाफ फरजाना के घर वालों ने झूठे अगवा का कोई पर्चा कराया हुआ था। जो पर्चा था वो गैर कानूनी तौर पर निकाह पे निकाह करने का था। यहाँ पर ये बताना भी जरूरी है नाजरीन कि इकबाल जिससे फरजाना ने दूसरा निकाह किया वो भी इससे पहले शादीशुदा था और पहली बीवी से उसके 5 बच्चे थे। 2009 में इकबाल ने मुबैना तौर पर अपनी पहली बीवी को कत्ल कर दिया जिसकी FIR भी उसके खिलाफ दर्ज हुई। इन तमाम नुकात पर आइए बात करते हैं फरजाना के घर वालों के वकील मंसूरुर रहमान खान आफरीदी से। फरजाना की ऑलरेडी 2012 में शादी हो चुकी थी मजहर इकबाल के साथ, जिसकी डॉक्यूमेंट्री और वीडियो। उसके बाद अभी जो 302 की FIR का मुद्दई मोहम्मद इकबाल और जो कहता है कि मैं फरजाना के शौहर हूँ, उसके बाद बकौल आपके उसने फरजाना से दोबारा निकाह कर लिया, यानी कि निकाह पे निकाह कर लिया जिसकी कानून में और शरीयत में इजाजत नहीं है। यही आप कह रहे हैं। मैं से गुजारिश करता हूँ कि इसने 4/1/2014 को इसको अगवा किया क्योंकि इसकी बहन का घर आना जाना था। बहन इसको बहाने से साथ ले गई। बाहर ये मुसल्ला, ये इसका बेटा मुसल्ला एक वैगन में मौजूद थे, इसको उठा के ये ले गए। तो अगवा करके निकाह कर लिया? नहीं सर, सुन तो लीजिए। अगवा करके इसके खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया 10/1/2014 को। 496A का पर्चा दर्ज हो गया इसके खिलाफ, जो कि कॉग्निजेंस है। अगवा का पर्चा तो 365 होता है, फिर आप ये तो ना कहें अगवा कर। 496A का पर्चा यही आप 496A का पर्चा ये है कि किसी की वाइफ को इंटाइस करके अपने साथ ले जाना। तो यही दफा लगी। अगवा तो ना हुआ ना, ठीक है। उसकी बहन बहाने से बुला कर ले गई, उसने गन पॉइंट पे अगवा किया। तो अगर गन पॉइंट पे अगवा किया था तो फिर उसकी तो कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है FIR में। 365 लगनी चाहिए थी, वो तो नहीं लगी। लेकिन FIR के कंटेंट्स ये कहते हैं FIR के कंटेंट्स में लिखा है, है लेकिन अगर चार्ज नहीं तो लगाई तो ऑफेंस का नरेशन तो चेंज हो जाए। निकाह फरजाना ने अपनी मर्जी से किया। मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि उसके कब्जे में थी, उसने पहले भी ये कॉमन सेंस की बात है ना इकबाल साहब कि वो उसके साथ निकाह कर रही है तो अपनी मर्जी से कर रही है ना जी। वो कोई गन पॉइंट पे तो निकाह नहीं कर रही। मौलवी बैठा हुआ है, गवाहान बैठे हैं, उसके बाद में हाई कोर्ट में आ रही है बयान देने के लिए, तो अपनी मर्जी से आ रही है ना, गन पॉइंट पे तो नहीं आ रही। गुजारिश ये है कि आप उतना डिफेंड करें ना जितना डिफेंड करना बनता है। देखें, बात ये है कि मैं तो जो फैक्ट्स हैं वही बयान करूंगा। जो फरजाना के घर वालों ने किया है इसके जवाब में कि हाई कोर्ट के बाहर उसे ईंटें मारकर कत्ल कर दिया, ये तो दुरुस्त तरीका नहीं है। ये तो उनका वर्शन है, मेरा वर्शन ये है जो कि फैक्चुअली ठीक है। जब ये एलीट फोर्स की गाड़ी से उतरी है तो बजाय इकबाल की तरफ जाने के ये माँ बाप की तरफ आ गई। एलीट फोर्स की गाड़ी में वो क्यों थी मुझे नहीं पता, ये इसकी आदत है कि उनसे उतरी। वो इकबाल ने कोई अरेंज किया होगा उसके सिक्योरिटी के लिए, क्या किया। इकबाल ने सर पे ईंटें मारी? इकबाल ने पहले ईंट मारी और उसके बाद उसके साथियों ने मारी। सर उसका बाप खड़ा FIR कराता है, पुलिस ने नहीं सुनी क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल आदमी है, गरीब आदमी। बाप मौके पे वहीं पे खड़ा इन्फ्लुएंशियल हो गया था। आपने इकबाल को देखा जाके, उसका घर देखा सैयद वाला में जहाँ पे वो रहता है? सब पता। अगर आप उसको जाके देखें आपको पता लगेगा कि वो कितना इन्फ्लुएंशियल आदमी है। और मेरी बात सुने, ये कॉमन सेंस की बात है कि इकबाल जो है उसने खुद ही फरजाना की सिक्योरिटी के लिए एलीट फोर्स को तैनात करवाया हुआ है। फरजाना इकबाल के साथ अपनी मर्जी से आती है, इकबाल के खिलाफ जो पर्चा दर्ज है उसमें बयान देने के लिए आती है, पर्चे को ख़त्म करवाने के लिए या इकबाल को क्लियर कराने के लिए, और फिर मौके पे आके इकबाल ही उसे मार देता है। ये कितनी अजीब सी बात है। अजीब सी बात नहीं है। इकबाल जो था इश्तिहारी था।
FIR में है कि उसके बाप ने मारी है। तो FIR में गलत लिखा होगा, मैं कब फिर FIR आप को कैसे डिफेंड कर रहा हूँ? कहने के ठीक है, जब मैं FIR को कब डिफेंड कर रहा हूँ? मैं तो सच की बात कर रहा हूँ ना। एलीट फोर्स को तैनात इकबाल ने करवाया हुआ था। देखें बाकी आप गांव की सियासत को नहीं समझते। हाँ या ना में जवाब देना। देखें वो गांव की सियासत को छोड़ दें। एलीट फोर्स इकबाल के कहने पे फरजाना के साथ थी उसकी सिक्योरिटी के लिए। मौके पे आया, मैं बता रहा हूँ। जितनी बात है सही वो तो आप कहे ना, मैं मान रहा हूँ कि फरजाना का निकाह पे निकाह करना गलत था वकील साहब, मैं मान रहा हूँ ये बात, लेकिन जो आप सारे वकूए को ही बदल रहे हैं और कह रहे हैं कि इकबाल ने उसे मार दिया, दैट इज सिंपली अनबिलीवेबल। नोबडी इज गोइंग टू बिलीव यू। एक बात सुनिए, आपने एनी शाहिदीन को सुना वहां पे जाके? मेरी बात सुन लीजिए आप। अगर इकबाल के साथ वो इतनी ठीक थी तो इकबाल मजिस्ट्रेट के पास पेश होकर अपनी जमानत मेरा इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है वो इकबाल के साथ ठीक थी या मजहर के साथ ठीक थी या अपने घर वालों के साथ ठीक थी। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि वकूए वाले दिन क्या हुआ था, वो जिसके साथ भी ठीक थी उसको छोड़ दें आप। वकूए वाले दिन उसे किसने मारा? इकबाल वगैरह ने मारा। एनी शाहिदीन कहते हैं कि लड़की के घर वालों ने मारा। बीबी एनी शाहिद। अगर इकबाल के साथ वो ठीक थी तो इकबाल मजिस्ट्रेट के सामने उसको पेश करके अपनी जमानत करा लेता। जमानत नहीं कराई उसने। मजिस्ट्रेट के सामने आप कह रहे हैं जमानत करा लेता, वो जमानत छोड़ के वो तो पर्चा खारिज कराने आ गई थी हाई कोर्ट में, उससे अगले स्टेप पे वो आ रही थी। लेकिन पर्चा खारिज नहीं हो सकता था। वो एक अलग बात है कि वो हो सकता था या नहीं हो सकता था, लेकिन वो आई तो थी ना। ये हाई कोर्ट आ रही थी वो। ये आप कह रहे हैं इकबाल के हक में बयान अभी तक तो बयान नहीं दिया था उसने। वो तो देने ही नहीं दिया ना। अगर दे भी देती पहले तो उसको मार दिया, हाई कोर्ट के गेट पर असर नहीं पड़ता, मार नहीं दिया। वो भी एक अलग बात है कि केस के फेट पर असर पड़ता है नहीं पड़ता। बात मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ वकील साहब कि लॉजिकली बात करनी चाहिए। मैं बताता हूं बाप की बात पीछे चौधरी हैं गांव में चौधरियों की सियासत। यार यहाँ पर हाई कोर्ट के बाहर वकूआ हो रहा है, स्टेट बैंक, एडवोकेट जनरल ऑफिस पंजाब है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ने नोटिस ले लिया, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हो गई है और आप कह रहे हैं कि वो गांव के चौधरी इतने इन्फ्लुएंशियल है कि झूठी FIR दे दी है पुलिस ने। हो गई है तो कम से कम जो पेशी थी वो तो कोई देख लेता। ये झूठी FIR दे दी है पुलिस। देख लेते क्या है, किसी ने ये भी नहीं देखा कि हाईकोर्ट का रिकॉर्ड क्या है। अगर हाईकोर्ट का रिकॉर्ड ये होता कि बाप ने कराई थी, मेरी कुंवारी बेटी को अगवा करके ले गया हुआ, तो इसमें सब्सटेंस था। मैं ये कह रहा हूँ किसी ने उस रिकॉर्ड को नहीं देखा। मैं मान गया ये बात, मैं मान गया। पाकिस्तान की बदनामी कर दी। कम से कम हाईकोर्ट का केस जो पेंडिंग था वो तो देख लेते कि उसकी FIR क्या है। किसी ने ये देखना गवारा नहीं किया कि FIR आज भी देख लें। वो मैंने नहीं फैक्ट्स लिखे, वो फैक्ट्स जो हैं वो देखने चाहिए थे कि क्या वो एक कुंवारी बच्ची जाके शादी कर लेती है या एक खामन पर्चा दर्ज करा रहा है, उसको किसी ने नहीं देखा। वकील साहब भागता कौन है? बाप उसका वहीं मौजूद है, इकबाल मौजूद है, जिसने जुर्म किया होता है वो भागता है, तो बाप वहीं मौजूद है, इसलिए वो अरेस्ट हो गया। नहीं तो मौजूद है, वो तो मरी बनना चाह रहा था, इसलिए वो अरेस्ट हो गया। 70 साल से ज्यादा उम्र है, वो ईंट क्या अपना वजूद नहीं उठा सकता? उसको भी क्या उसने ईंट मारी, उसका उठवा के देख लें, ईंट नहीं उठा सकता वो। मौके पे मौजूद लोग ये कहते हैं कि एक बंदे ने ईंट मारी है जो उसका भाई था, उसके भाई ने मारी है कि उसके बाप ने मारी है। तो FIR में गलत लिखा होगा। मैं कब FIR को डिफेंड कर रहा हूँ? मैं FIR को कब डिफेंड कर रहा हूँ? मैं तो सच की बात कर रहा हूँ ना। देखें वहां कोई किसी को नहीं पहचानता, दोनों तरफ से मौत था, दोनों तरफ से मौत था। ये चीज तो एस्टेब्लिश है कि इधर से भी औरतें मर्द से, उधर से भी औरतें मर्द से। उसकी बहन ने निकाह पे निकाह कर लिया था। मौके पे जब उसने अपनी बहन को देखा, उसे साथ चलने के लिए कहा, इस बंदे को छोड़ने के लिए कहा, वो नहीं मानी, तो उन्होंने तैश में आके उस वक्त उसको मार दिया। ये प्रोवोकेशन का डिफेंस वो ले सकते हैं और उनकी सजा भी कम हो सकती है इससे। ये लॉजिकल है, मंतकी है, सारे हकाइक इसी तरफ इशारा करते हैं। लेकिन आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं अपने क्लाइंट के हवाले से? थ्योरी ऑफ टोटल डिनाइल कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। इकबाल को छोड़ दिया, ये आप कोर्ट में साबित नहीं कर सकेंगे बिकॉज सारे हकाइक इसके खिलाफ हैं। आप अपने क्लाइंट का नुकसान करेंगे। मैं नुकसान नहीं कर अपने क्लाइंट का, मेरा क्लाइंट बेगुनाह है। इसीलिए इकबाल की मौजूदगी इस बात की गमाजी करती है कि अंडर प्रेशर लेके आया था। ये फरजाना के दूसरे शौहर इकबाल के वकील राय गुलाम मुर्तजा खरल है। अच्छा, मुझे खरल साहब ये बताइएगा कि जो दूसरी पार्टी है उसके वकील जो है उनसे मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि फरजाना को उसके घर वालों ने नहीं बल्कि इकबाल ने खुद कत्ल किया लाहौर हाई कोर्ट के गेट पर से उसके सर पे ईंट मार के। ये किस हद तक सच है? नहीं, ये सच तो नहीं है। अगर ये सच होता तो वो मौके पे जो कार्रवाई थी ज़रूरी वो ये करते। ये तकरीबन वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं 4 दिन बाद, तो उस वक्त मौके पे ये जो फरजाना के लवा यकीन है
जो SFIR के अक्यूज़ हैं उन्होंने इसको मर्डर किया है, वही हमलावर हैं। वो ये कहते हैं कि इकबाल ने इसलिए फरजाना को मारा क्योंकि उसने ज़बरदस्ती फरजाना को अपने साथ रखा हुआ था, और जब मौके पर उसने अपने वालिदैन को देखा तो वो उनकी तरफ भाग कर गई, जिस पर ये मुश्तिल हो गया, इसने रोकने की कोशिश की और फिर मारा। इसमें बिल्कुल ज़रा सी भी सच्चाई नहीं है। असल में अगर अबडक्शन थी, उसकी ज़बरदस्ती रखा हुआ था, वो दारुल अमान में रही है पाक पतन, उस वहाँ उसकी स्टेटमेंट हुई है 161 की, IO ने ली है दारुल अमान के अंदर। फिर उसने ऑनरेबल हाई कोर्ट में पेश होकर फर्स्ट हियरिंग पे 28/3 को अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई है। उसमें उसने अपनी आज़ाद मर्जी से बयान दिया। जब ये वक़ुआ हो गया और फरजाना कत्ल हो गई, इकबाल मौके पर मौजूद रहा था? जी वो मौके पे मौजूद था, थाने में भी गया है वो डेड बॉडी के साथ, ये इधर थाने में भी गया है डेड बॉडी के साथ। उसने जब पुलिस आ गई मौके पर डेड बॉडी के पास तो इकबाल वहाँ पे मौजूद था जी, और फरजाना के घर वाले नहीं थे? नहीं, वो जा चुके थे, वो भाग चुके थे। क्यों मारा फरजाना को? उसने ये अपने वालिदैन की मर्ज़ी के खिलाफ शादी की थी मोहम्मद इकबाल से। और ये मोहम्मद इकबाल से उसका दूसरा निकाह था? नहीं, पहला। इससे पहले भी फरजाना का एक निकाह हो चुका है 2012 में। नहीं, वो अभी तक ये फरजाना ने किसी स्टेटमेंट में भी नहीं कहा कि मेरा पहले कोई निकाह है। फरजाना ने तो नहीं कहा, लेकिन इसके शवाहिद मिलते हैं। उसके घर वाले ये कहते हैं कि फरजाना ने निकाह पे निकाह किया था। इकबाल के साथ जहाँ तक निकाह का ताल्लुक है ना, वो इसी बुनियाद पर उसके निकाह को नहीं मानते हैं कि वो ऑलरेडी पहले से मज़र के निकाह में थी। नहीं, निकाह पे निकाह तो ये फैमिली कोर्ट का मैटर था, अगर था तो ये फैमिली कोर्ट में जाते। लेकिन ये तो आप मानते हैं कि उसने निकाह पे निकाह किया? नहीं, ये हम नहीं मान रहे, क्योंकि मैं आपको मेरे सामने तस्वीर तो आया ही दिखाऊं? नहीं है ना। मैं आपको तस्वीर दिखाऊं? ये देखें, ये फरजाना की शादी की तस्वीर है मज़र इकबाल के साथ। नहीं, ये तो शादी के दिन की तो तस्वीर मेरे सामने तो नहीं बनी, लेकिन बनवाई भी जा सकती, इसमें इतनी कोई बड़ी बनवाई बात जाएगी तो फिर फरजाना बैठ के ना, ये देखिए ज़रा इसको गौर से, फरजाना है, जी मेरे फरजाना है, और इसके साथ जो बंदा बैठा हुआ है मज़र है। अब फरजाना के घर वालों के बकौल ये फरजाना की पहली शादी थी, 2012 में हुई थी, और इसकी वीडियो भी मौजूद है और मैं अपने नाजरीन को वो दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। इनकी शादी की वीडियो दिखा चुका हूँ, इनका निकाह नामा भी मौजूद है। तो निकाह तो फरजाना का पहले से था, फिर निकाह पर निकाह उसने इकबाल के साथ कैसे कर लिया? ये तो फरजाना की और इकबाल की गलती है, आप मानते हैं? ये अगर ये प्रूफ होता है या ये बाद में इन्वेस्टिगेशन या ये अगर जिंदा रहती तो उसके ये जो फैमिली सूट किया जाता उसमें ये सच और झूठ साबित होना था। तो अब ये उसके फौत होने के बाद इन्होंने ये सब नहीं, फौत होने से पहले, फौत होने से पहले फोरम पे नहीं आया। फौत होने से पहले वो इस चीज को सामने ला चुके थे, बल्कि गुस्सा भी उन्हें इसी बात का था। नहीं, किसी कि फोरम पे भी नहीं आया। इकबाल ने, वो ये कहते हैं कि इकबाल ने हमारी बेटी को वर्गलाया और उसके साथ निकाह कर लिया, और गुस्सा भी उन्हें इसी बात का था कि हमारी बेटी ने एक बहुत ही गैर कानूनी और गैर शरई काम किया, जिसके नतीजे में इश्तिहाल में आके उन्होंने हाई कोर्ट के बाहर उसे कर। नहीं, इसके नतीजे में इश्तिहाल तो ये नहीं बनता। 150 किलोमीटर दूर आकर इतनी गैदरिंग के साथ ये वो इश्तिहाल वाला मामला तो नहीं वो तो एक अलहदा बात है ना कि जी जिन भी हालात में हुआ, अचानक हुआ, प्री प्लान्ड हुआ, एक आदमी ने किया, बहुत सारों ने किया, प्रोवोकेशन थी उस टाइम पे, ठीक है, अंडर प्रोवोकेशन अचानक उन्हें गुस्सा आ गया, फरजाना को साथ ले जाना चाह रहे थे, फरजाना नहीं मान रही थी और मौके पर उन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया, या प्री प्लान था। ये सारी बातें अदालत इसका फैसला करेगी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जहाँ तक दूसरी साइड के वकील का ताल्लुक है ना, वो तो थ्योरी ऑफ टोटल डिनाइल में जा रहे हैं। वो कहते हैं हमारे बंदों ने तो किया ही नहीं है, तो इकबाल ने किया, जो बात मेरी समझ में तो नहीं आती, ठीक है। तो वहां पर वो नहीं मानते हैं कि जी अंडर प्रोवोकेशन हुआ, डिफेंस ले लें प्रोवोकेशन हुआ। यहाँ पर आप निकाह को नहीं मानते। आप दोनों का ये मसला है, जो बातें सही हैं वो तो माने। नहीं, ये मेरे सामने ना तो फरजाना ने ये स्टेटमेंट दी, इंडिपेंडेंटली वो आई है। नहीं, अगर मैं आपके सामने निकाह नामा रख रहा हूँ, आपके सामने ये तस्वीर रख रहा हूँ, आपको शादी की वीडियो दिखा रहा हूँ 2012 की, तो इतने सारे शवाहिद मैंने कोई अपने पास से तो नहीं बनाने थे। इसका मतलब है कि निकाह हुआ था पहले। नहीं, वो तो इनका पर्सनल मैटर था। अगर हुआ तो वो, अगर ये जिंदा रहती तो ये कोर्ट में साबित होना था कि अगर हुआ है खरल साहब, और ये बात अदालत में साबित हो जाती, तो फिर फरजाना और इकबाल इस लिहाज से मुजरिम है कि नहीं? नहीं, वो उसकी हद तक थे ना, उस हद तक मतलब ये तो नहीं उनको कत्ल कर दिया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, यही मैं कह रहा हूँ, यही बात मैं कह रहा हूँ, यही बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन हमें एक चीज़ यहाँ पर ये भी लोगों को बतानी है, क्योंकि इस केस के हवाले से पूरे पाकिस्तान में जो है बात हो रही है और बहुत ज़्यादा बदनामी भी हुई है हुकूमत की भी।
کہ یہ معاملہ بالکل سمپل وہ نہیں تھا کہ لڑکی نے اپنی پسند سے شادی کر لی اور گھر والوں نے غیرت کے نام پر اسے قتل کر دیا. یہ واقعی میں غیر قانونی فیل ہوا تھا لڑکی سے اور اقبال سے. غیر قانونی فیل اگر ہوا ہے تو وہ جائیں پولیس کے پاس یا کورٹ میں جائیں. پولیس میں جائیں. کورٹ کا اور پولیس کا میٹر تھا. اصل کام یہ تھا فرزانہ کے گھر والوں کا کہ انہیں چاہیے تھا کہ یا تو پولیس سے رابطہ کریں, عدالت میں جائیں, نکاح پہ نکاح ہوا ہے, سیکشن 494 سیکشن 496 پاکستان پینل کوڈ, ان دونوں کے خلاف مقدمہ چلوائیں, ان کو سزا دلوائیں. انہوں نے جو اس غیر قانونی عمل کے نتیجے میں کیا, اس کے جواب میں کیا فرزانہ کے ساتھ کہ اسے قتل کر دیا, وہ بھی غلط ہے. اس سے پھر پورے پاکستان میں ہماری سب کی بدنامی ہے, وہ بھی غلط ہے. یہ بھی غلط ہے. لیکن یہ چیز میں چاہتا ہوں کہ آپ انڈورس کر دیں کہ یہ اگر ہوا ہے نکاح پر نکاح تو یہ غلط ہے. اگر یہ ثابت ہو جاتا تو نکاح پہ نکاح, اگر یہ ثابت ہو جاتا تو پھر یہ غلط ہے. ناظرین, آج کے پروگرام کو اس نوٹ پہ کنکلوڈ کریں گے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ فرزانہ کا ہائی کورٹ کے باہر اس طرح سے قتل ہونا ظلم بھی ہے, افسوسناک بھی ہے اور غیر قانونی بھی. اس کے ذمہ داروں کو قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے, لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی کہیں گے کہ اس واقعے کے حوالے سے ہمارے لوکل اور خاص طور پر انٹرنیشنل میڈیا اور این جی اوز کی طرف سے جو مس رپورٹنگ ہوئی ہے وہ بھی غلط ہے. معاملہ اتنا سادہ نہیں تھا کہ فرزانہ کو صرف پسند کی شادی کرنے پر قتل کر دیا گیا. معاملہ فرزانہ کے نکاح پہ نکاح کرنے کا تھا, جو ایک جرم ہے اور جس کی ایف آئی آر بھی فرزانہ اور اقبال کے خلاف درج تھی. لہٰذا ہم بین الاقوامی میڈیا اور این جی اوز سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس کیس کے حقائق کو توڑ مڑوڑ کر نہ پیش کیا جائے, بلکہ اس کیس کو اس کے صحیح تناظر میں پیش کیا جائے. عدالت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس واقعے سے جڑے تمام مقدمات میں بروقت انصاف کریں. اور آخر میں حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ سیکیورٹی کے حوالے سے ایسے اقدامات کیے جائیں کہ نہ تو آئندہ ایسے واقعات ہوں اور نہ ہی ہمارے ملک کا نام بدنام ہو.